2024 के चुनाव को लेकर धड़कनें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बढ़ी हुई है। वही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिसके इस देश के भीतर में अलग अलग क्षेत्रों में 40 से ज्यादा संगठन काम करते हैं, वही आरएसएस देश भर में जिसकी 68,000 शाखाएं हैं, बावजूद इसके उसकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। क्योंकि राजनीतिक कैडर के तौर पर बीते 9 बरस में उसने जो काम किया उसका प्रभाव समाज के भीतर एक ही शख्स के जरिए गया, और वह नाम नरेंद्र मोदी का। नरेंद्र मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व के आश्रय वोटों का ध्रुवीकरण, यह एक ऐसा कॉकटेल रहा जिसने बीते 9 बरस में कई राज्यों में कमाल किए और लोकसभा के चुनाव में कमाल तो बाखूबी किए। लेकिन पहली बार आरएसएस को यह लगने लगा है कि मोदी का करिश्मा खत्म हो चला है, हिंदुत्व के आश्रय चुनाव जीता नहीं जा सकता है, और अब जरूरत है इस देश भर के भीतर बीजेपी के जो क्षेत्रीय नेता हैं, क्षेत्रीय चेहरे हैं, जो गवर्नेंस के तौर तरीके हैं, इस दौर में जो संगठन का चेहरा है, राजनीतिक तौर पर हर किसी को अगर चुनाव की दिशा में नहीं मथा गया तो स्थितियां नाजुक हो जाएंगी। चाहे आप अपनी कितनी भी उपलब्धियां गिनाते चले जाइए, और उपलब्धियों की एक लंबी कतार आरएसएस ने भी जमा की है। और अगर 2024 में बीजेपी चुनाव हार जाती है तो संकट आरएसएस के लिए इसलिए बड़ा है क्योंकि आरएसएस के भीतर इस बात को लेकर भी चर्चा कहीं गहरी है कि नेहरू और इंदिरा से कहीं आगे जाकर राहुल गांधी ने आरएसएस को निशाने पर लिया है। और मनमोहन सिंह के काल में सिर्फ हिंदू टेररिज्म के आश्रय जिक्र होता था कि कल पता नहीं किस नेता को जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है उसको जेल में डाल दिया जाए। लेकिन यह परिस्थिति नाजुक होगी अगर 2024 जीत नहीं पाए, और उसका पहला मंत्र यही है कि अब नरेंद्र मोदी अपने करिश्मे के भरोसे नहीं रहे और पूरी पार्टी हिंदुत्व के आश्रय भी नहीं चले। और इस दौर में सभी को अगर जमा होना है तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की भारत यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा, या इस दौर में जो नफरत का जिक्र हो रहा था, आरएसएस ने भी अपना कामकाज अब सद्भावपूर्ण तरीके से शुरू कर दिया है। और शायद इसीलिए मार्च के महीने में जब प्रतिनिधि सभा पानीपत में हुई तो उसमें सबसे बड़ा प्रस्ताव यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर सामाजिक प्रक्रिया को परखना शुरू करें, परिवार की तौर पर लोगों से जुड़े और वहां एक सद्भावनापूर्ण वातावरण निर्मित होना चाहिए। इसको लेकर यह पूरा प्रस्ताव था। तमाम सिलसिले पर हम आए उससे पहले 3 सवाल आपके जहन में अब आ जाने चाहिए। क्या वाकई नरेंद्र मोदी का करिश्मा अगर खत्म है तो 2024 में कोई नया चेहरा? बिल्कुल नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी चेहरे के तौर पर रहें, लेकिन अब वह ऐसी स्थिति में ना आए जहां पर चुनाव लड़ने को लेकर वह यह कहने लगे कि उन्हीं की चलेगी, यानी मोदी और शाह की चलेगी। यह भरोसा डिग चुका है और भरोसा रहा नहीं है। भरोसा नहीं रहा है तो आमने सामने बैठना होगा, नई रणनीति बनानी होगी। पहला संदेश यही है। दूसरा संदेश यह भी है कि दरअसल बीजेपी के भीतर कोई इस तरीके का नेता भी नहीं है जो रीढ़ के साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी खड़े हो गए उस तरीके से कोई खड़ा हो जाए। और ऐसे वक्त में अगर नरेंद्र मोदी लचीलापन दिखलाते हैं तो यह आरएसएस के लिए नहीं बल्कि समूची राजनीतिक प्रक्रिया के लिए फायदेमंद होगा। और तीसरा सवाल इन दोनों से बड़ा है। जिस तर्ज पर मोदी का करिश्मा खत्म हुआ है या हिंदुत्व भोथरा हो गया है, उसके आश्रय कहीं ना कहीं राहुल गांधी का प्रभाव समाज के भीतर बढ़ा है। और आने वाले वक्त में जिस नफरत और प्रेम का जिक्र लगातार राहुल गांधी कर रहे हैं, उसने इस देश की जड़ों को कहीं हिलाना शुरू किया है कि ये कौन सी परिस्थिति के भीतर जो आरएसएस काम कर रही है, क्या वह उस समाज के अनुकूल नहीं है। जबकि दूसरी तरफ आरएसएस ये मानकर चल रही है कि उसका कामकाज का विस्तार हुआ है। मोदी काल में खास तौर से उस सांस्कृतिक मूल्यों को परखा गया है जिन जड़ों को छोड़ दिया गया था। लेकिन सवाल तो एक ही है, 2024 के लोकसभा चुनाव। और ऐसे में याद कीजिए जब शाइनिंग इंडिया इस देश के भीतर में अटल बिहारी वाजपेयी जो संघ के प्रचारक रहे और वह जब प्रधानमंत्री थे तो 2004 में एक आर्टिकल छपा था, ऑर्गेनाइजर में और पांजन्य दोनों में छपा था, और उसमें शाइनिंग इंडिया को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। और उसके बाद 2004 के परिणाम क्या हुए यह कोई बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए।
और इसी तर्ज पर अगर एक कदम आप और आगे बढ़ाएं और चले जाएं 1996 के चुनाव के वक्त में, उस वक्त भी बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद जो एक आर्टिकल छपा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आरएसएस की अब क्या प्रतिक्रिया हो सकती है या बीजेपी किस दिशा में बढ़ सकती है, तो बीजेपी को किसी चेहरे के आसरे नहीं बल्कि हिंदुत्व के आसरे और अयोध्या के आसरे और उसी रास्ते चलना होगा। और उसमें बीजेपी एक बड़ी पार्टी के तौर पर आ सकती है। लेकिन पहली बार ऑर्गेनाइजर के उस आर्टिकल में यह भी इंगित किया गया था कि दरअसल दूसरी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी के साथ खड़ी नहीं होगी। याद कीजिए 1996 में क्या हुआ। हम इन दो बातों का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि इस बार फिर कर्नाटक चुनाव के बाद पहली बार चुनाव को लेकर मंथन और 2024 को लेकर जिन बात का जिक्र ऑर्गेनाइजर के एडिटोरियल में किया गया है, प्रफुल्ल केतकर उन्होंने बहुत साफ तौर पर दो तीन बातों का जो जिक्र कर दिया है, उसमें ऐसा नहीं है कि सरकार को पूरी तरह धराशायी कर दिया, लेकिन उसके भीतर की धड़कनों को अगर आप बिटवीन द लाइंस पढ़ना शुरू करेंगे तो पहला सवाल यही है कि मोदी अब अपने आसरे और अपने बूते ना रहे कि 2024 वह जीत लेंगे और हिंदुत्व के आसरे भी चुनाव जीतना मुश्किल होगा। यानी करिश्मा गायब, हिंदुत्व का मुद्दा गायब। और इससे इनकार कतई नहीं है कि स्ट्रांग लीडरशिप इस दौर में काम करती रही, इफेक्टिव डिलीवरी भी रही और वो लगातार क्षेत्रीय स्तर पर लोगों को पहुंचाती भी रही, चाहे वो डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए क्यों ना हो, चाहे 5 किलो अनाज के जरिए क्यों ना हो, चाहे अलग अलग वेलफेयर योजना के तहत ही क्यों ना हो। लेकिन किसी भी राज्य के भीतर में बीजेपी का कोई कैडर खड़ा ही नहीं हो पाया, क्योंकि दिल्ली में मोदी का करिश्मा जिसने समूचे देश को अपनी आगोश में ले लिया था। तो ऐसे में चुनाव कैसे जीतेंगे अगर करिश्मा खत्म हो चला है, जो कर्नाटक में नजर आ गया। और सांगठनिक तौर पर अभी तक आरएसएस जो मथा करती थी, उस पर भी जब दिल्ली की सत्ता हावी हो गई है कहकर कि सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ दीजिए, तो ये भरोसे ही छोड़ा गया था कर्नाटक को। लेकिन बीएल संतोष वहां पर आ गए और जरा कल्पना कीजिए कि दत्तात्रेय होसबोले उस दौर में लखनऊ में बैठे हुए थे, जबकि वह खुद कर्नाटक से आते हैं। और बीएल संतोष जिस राजनीति को मथ रहे थे, उसमें उनके जहन में था कि सत्ता में आए तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। यानी इतनी लंबी उड़ान और इतनी बड़ी उड़ान मोदी के भरोसे अगर रची गई और वह धराशायी हो गई, और जब सबको पता था कि कर्नाटक चुनाव में बीजेपी जीतेगी नहीं, आरएसएस अपने तौर पर बोमई को लेकर ही हाथ पीछे तभी से खींच रही थी जब मुख्यमंत्री बने, तो फिर 3 सवाल नए निकल कर आए। क्या चुनावी रणनीति अगर मोदी और शाह के भरोसे नहीं, तो क्या अब आरएसएस 2-2 हाथ करने को तैयार है? जी नहीं, 2-2 हाथ नहीं करेगी, लेकिन अब आमने सामने बैठने की स्थिति आ गई है। दूसरी स्थिति है, क्या वाकई मोदी का करिश्मा और हिंदुत्व की विचारधारा भी अगर बेमानी हो चली है और विचारधारा अगर नेतृत्व के आसरे नहीं देख रहा है और अगर नेतृत्व विचारधारा के आसरे नहीं चल रहा है और पूरी बात सिर्फ चुनावी जीत को ही विचारधारा माना जा रहा है, तो मुश्किल होगी। तो हाँ, ये बात पहली बार संघ समझाने में लग गया है, अब मुश्किल होगी। तीसरा सवाल है, जो कर्नाटक में विपक्षी दलों का मनोबल बढ़ा, उसके पीछे एक ही वजह थी कि उन्होंने बहुत लोकल स्तर पर चुनाव लड़ा। यानी जिस परिवारवाद को मोदी निशाने पर लेते हैं, या संघ भी कहने से नहीं कतराता है कि दरअसल कांग्रेस परिवारवाद के आसरे चलती है, वो परिवारवाद वाला हिस्सा कर्नाटक चुनाव से गायब हो गया। तो क्या लोकसभा चुनाव में ये परिवारवाद वाला हिस्सा जो है, अगर विपक्ष के गठजोड़ और कांग्रेस के नेता के तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी, जो कि दलित समाज से आते हैं, तो ऐसे में बीजेपी क्या करेगी? उसके पास कौन सी रणनीति है, कौन सी प्लानिंग है और मोदी शाह के पास कौन सी बिसात है? यह भी एक सवाल है। आरएसएस की धड़कनें इसलिए भी है क्योंकि जो करप्शन के आरोप के तहत कर्नाटक की सरकार गई है और वह डबल इंजन की सरकार पहले से थी, तो ये डबल इंजन और करप्शन दोनों क्या आने वाले वक्त में बीजेपी को मुश्किल में डालकर खड़ा कर रहा है। और खास तौर से तब जब तुरंत ही 3-4 राज्यों के चुनाव जो लोकसभा चुनाव से एन पहले होने हैं, वहां पर यह मुद्दा नहीं रहेगा क्या? डबल इंजन फेल नहीं होगा क्या? और मध्य प्रदेश में करप्शन नहीं आएगा क्या? और इन सब से हटकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आरएसएस की शाखाएं कर्नाटक में भी खूब है, केरल में तो सबसे ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज्यादा है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, इन जगहों पर जिले जिले आरएसएस के लोग फैले हुए हैं।
और आरएसएस बीते 9 बरस से बीजेपी के पॉलिटिकल कैडर नहीं कहे बल्कि मोदी और अमित शाह की चुनावी रणनीति के पॉलिटिकल कैडर के तौर पर काम कर रहा है। तमाम संगठन किसी मुद्दे को, अपने क्षेत्र के मुद्दे को उठा पाने में सक्षम नहीं। जो शाखाएं लगती हैं उस पर कल तक डिस्कशन और बहस तत्कालिक मुद्दों पर होती थी, तत्कालिक मुद्दों पर बहस बंद है। ज्यादातर बहस का सिलसिला कांग्रेस के इर्द गिर्द आकर शाखाओं की बहस में सिमट चुका है।